थ्री डायमेंशनल स्पेस में लाइन डिस्कस करेंगे हम। एक वो था टॉपिक जब हमने 9th में पढ़ा कि यहाँ लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0। कोऑर्डिनेट्स निकाले, कुछ 2-3 पॉइंट्स प्लॉट किए कार्टेशियन प्लेन पे, ज्वाइन कर दिया, लाइन बना दी। 10th में थोड़ा सा और पढ़ा, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना पड़ लिया आपने। फर्दर एक स्टेप और आ गए आगे, a1 b1 c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहा हमने इसको। अभी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कि ही ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करें और फिर सॉल्यूशन कैसे निकालें। फिर फर्दर एक स्टेप और आगे आते हैं हम भी, एक लाइन तो ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाए वो आगे हमने पढ़े। स्लोप ऑफ लाइन पे 2 पॉइंट्स फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, y is equal to mx plus c, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x1, इस तरह से है ना। अब यही लाइन 3 डायमेंशनल स्पेस में देखेंगे। ये सब जो हमने पढ़ा 2 डायमेंशनल स्पेस में पढ़ा, 3 डायमेंशनल स्पेस में लाइन। अब लाइन की जो इक्वेशन अलजेब्रिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी लिखिए एक्स वटेवर जो अभी लिखी थी, वो सारी की सारी कार्टेशियन है। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब हो गया एक तरह से जो वेक्टर, हाँ स्केलर कह सकते हैं आप, ठीक है, जो कार्टेशियन प्लेन या 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब वहीं जब उन्हें वेक्टर की टर्म्स में, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दैट इज आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट कैप वेक्टर दैट इज जे कैप एंड के कैप इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, जब हम इन्हें लेके रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस की इक्वेशंस को या बनाते हैं, तो वो वेक्टर इक्वेशन। सर अगर कोई लाइन अगर किसी वेक्टर के पैरेलल होगी तो उसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। अगर एक लाइन एक वेक्टर से पैरेलल है तो उस लाइन की इक्वेशन को वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, क्योंकि जैसे उस वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लाइन की टर्म्स में, वैसे ही उस लाइन की वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस लाइन को। तो एक लाइन की सबसे पहले हम वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ये समझे कि किस स्टेज में एक लाइन की इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो हम कुल मिलाकर 2 मुख्य पॉइंट देखते हैं। लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इसी को हम कह सकते हैं अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, एंड द लाइन इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो हम ठीक है सीधे सीधे मुझे अगर क्वेश्चन करने आता है तो मैं क्वेश्चन वही लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ठीक है। मुझे शो करना है, ये तो यूज होगा एज अ फॉर्मूला, है ना। ये एक लाइन हो गई, लाइन पर एक पॉइंट गिवन है से कैपिटल ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ विच आर x1 y1 z1, ठीक।
और एक लाइन से पैरेलल वेक्टर है मेरे पास, से वेक्टर मी। तो इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोकस वाले कॉन्सेप्ट को उठाते हैं कि भाई एक गिवन कंडीशन में सेट कर दो, इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी, और उस गिवन इक्वेशन में वेरिएबल होंगे। 2 डायमेंशनल स्पेस में है तो 2 वेरिएबल है, 3 डायमेंशनल में है तो 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल होंगे। वो वेरिएबल उस गिवन कर्व, यहाँ लाइन है, उस गिवन कर्व पे हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम उस हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं। लेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज एक्स वाई जेड। ठीक, अब हमें स्पष्ट नजर आता है कि कौन सी कंडीशन यहाँ फॉलो होगी कि वेक्टर बी ए इज पैरेलल टू वेक्टर दिस बी। दैट्स ऑल फॉर द इक्वेशन। सर वो उनके स्केलर कंपोनेंट्स का रेशो बना। हाँ एग्जैक्टली, वेक्टर बी ए इज इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब उसको कन्वीनियंटली इसको ए ले लें, एक्स वाई जेड, x1 y1 z1, और इसको बी ले लें, एक्स वाई जेड। मोर कन्वीनियंट, जो आप वेरिएबल होते हैं जनरली हम उन्हें पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए एक्स माइनस x1 माइनस x1 ए बी वेक्टर ए बी, तो टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल पॉइंट के, इसीलिए इस तरह से लिख लिया है, ठीक है ना। क्योंकि वेरिएबल पॉइंट्स जो है हम उन्हें पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं। x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। Since line is parallel to vector b, imply ratio of scalar components are the same। या हम कहेंगे स्केलर कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल। इसके लिए मुझे वेक्टर बी मालूम होना चाहिए। से वेक्टर बी इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। It is the Cartesian equation of line। अब बहुत से क्वेश्चंस में जब कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास होती है, लेकिन हमें ज़रूरत है किसी पॉइंट की, लाइन पे किसी पॉइंट की, तो हम इसके इक्वल कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हैं, बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल, मींस इनका रेशियो सेम होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐसी होगी जिसके इक्वल होंगे ये रेशियो। तो हम ले लेते हैं इज इक्वल टू लैम्डा, और फिर कन्वीनियंटली whether it is in terms of variable, whether it is और this one, ज़्यादातर ये केस होता है x y z, इनको लैम्डा की टर्म्स में एक ही वेरिएबल या आर्बिट्ररी कांस्टेंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, वी कैन राइट इट एज लैम्डा a x इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस x1। इसी तरह y इज इक्वल टू लैम्डा b प्लस y1, z इज इक्वल टू लैम्डा b प्लस z1।
जब आपके पास तीन वेरिएबल एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट या वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाते हैं और ऐसी इक्वेशन आपके हाथ आ जाती है जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेते हो। लैम्डा की वैल्यू अटेन की और पुट कर दी, तो आपको क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया जो पर्टिकुलर पॉइंट था लाइन के ऊपर जो कुछ गिवन कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो वहां काम आते हैं एक सीधे सीधे इक्वेशन बनाने के काम तो आ ही जाएगा। अब वेक्टर इक्वेशन देखते हैं। अब इसकी वेक्टर फॉर्म बनाए। चलिए सपोज ये ओरिजिन है, तो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर से आर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर से ए। सो वेक्टर ए बी कैन नाउ बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ, you can write it as vector OB minus vector OA. Vector OB is R minus vector A. Again same theory, भाई वेक्टर AB और वेक्टर B पैरेलल है। अब ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, मतलब प्रोपोर्शनल है। क्या? स्केलर कंपोनेंट्स। हम उसे इस टर्म में ना लिख के अगर इसको लिखें, इम्प्लाई वेक्टर ए बी इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी को कहने का दूसरा तरीका हो गया और मतलब वही है इसका भी। वेक्टर ए बी लैम्डा टाइम्स है, वेक्टर बी लैम्डा टाइम्स है ए बी का। हमने ए बी यूज इसलिए किया है, ए बी में वेरिएबल पॉइंट है, इसमें नहीं है। It means vector AB is equal to lambda times vector B, where lambda is any scalar quantity. Vector AB is vector R minus vector A is equal to lambda vector B. So it can also be written as vector R is equal to vector A plus lambda B. This is vector equation. ऑफ अ लाइन, एक लाइन की ये वेक्टर इक्वेशन हो गई और ये कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है ना, चीज वही है, यहां से भी निकल सकती थी। अब हम सीधे इसी को जो यहाँ हमने पॉइंट्स बनाए, यहाँ बनाए थे जो अभी हमने x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा लिया था, x इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस एक्स वन। तो हम इन्हीं के साथ components in the direction vector in the unit vectors in the direction of x axis y axis z axis यूज करते, तो यही फॉर्म निकल आता है। उससे भी आ जाता, हमने ज्योमेट्रिकली थोड़ा डिराइव कर लिया, यूज इनका हो जाता है फिर फॉर्मूलाज में। ठीक है, नोट करो। इसमें जो हमने ये बनाया, ये वाली कंडीशन लिखी और जो कि भाई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में आपको बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, हमने जो वेक्टर टॉपिक में हम जब डिस्कस करते हैं कि भाई एक वेक्टर जो किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो हमें मालूम होना चाहिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, जिसको हम वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। कई तरीके से हम क्वेश्चन देखते हैं, एक वेक्टर है जो दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में है, या कहीं कहीं लिख देता सीधा एक वेक्टर का के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप बना रहे हो, आपको मालूम है, तो उस वेक्टर को निकालो जिसका मैग्नीट्यूड ये है भाई, सपोज लैम्डा, हम यहाँ के ले लेते हैं, मतलब मुझे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड मालूम है के,
अब वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैं बनाना चाहता हूँ तो वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैं यूज करूँगा। इन दैट केस वेक्टर ए बी इन वेक्टर अलजेब्रा मैं यूज करता हूँ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, क्योंकि वेक्टर ए बी वेक्टर बी के डायरेक्शन में, इसलिए वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने निकाल लिया वेक्टर बी क्या, ये हो गया के, और ये मैंने लिख दिया वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सो ये भी दोनों कांस्टेंट वैल्यू ही तो है, तो k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो यहाँ आप लैम्डा कह रहे हो, तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b को आपने लैम्डा लिखा है, वेक्टर b ये रहा, तो कोई बड़ा अंतर नहीं है इनमें, ठीक है ना। अब अगर यहीं यूं कहा जाए, सेकंड केस जिसे कह लेते हैं हम, एक लाइन की इक्वेशन अगर मुझे चाहिए तो, और मुझे मालूम है इफ लाइन इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट्स से पास हो रही है लाइन, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, मतलब अब की बार मेरे पास दो पॉइंट लाइन पर ही है बस। अब मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके तो बड़े आराम से हम सोच सकते हैं कि ये भी तो चीज तो वही है। अब मुझे वेक्टर पैरेलल वेक्टर गिवन नहीं है, पर मैं उस पैरेलल वेक्टर को बना सकता हूँ क्या, ये वेक्टर ए बी ले लो, ये पैरेलल वेक्टर हो गया, वेक्टर बी बना लो इससे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, और बाकी वेक्टर r जो हमने यूज किया यहाँ वो वेक्टर बिल्कुल सिमिलर वे x y z एज्यूम करो कहीं और बना सकते हो वेक्टर ए r। तो बिल्कुल सेम वे में कार्टेशियन इक्वेशन बन जाती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 a की जगह पर, y माइनस y1 अपॉन b की जगह पर y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये बन जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन। तो कोई बड़ा अंतर हुआ ही नहीं, बड़ा अंतर नहीं हुआ कहेंगे, हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, केवल वो जो पैरेलल वेक्टर है उसी लाइन के साथ है, अलोंग विद द लाइन, कोइंसिडेंट है दोनों कह लो, है ना। और वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर b, कैसे बना है इस कंडीशन में, b माइनस ए, ये a क्या है, एक का पोजीशन वेक्टर है, और b क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगी, नोट कर लो।